हम सब ने अक्सर अपनी जिंदगी में एक चीज जरूर नोटिस की है। कुछ लोग अचानक से एक रॉकेट की तरह ऊपर जाते हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब उनका नया बिजनेस एकदम बूम कर जाता है या करियर में अचानक उन्हें बड़ी तेजी से सक्सेस मिलने लगती है और फिर उतनी ही तेजी से वो लोग बुरी तरह क्रैश भी हो जाते हैं। सही बात है, ऐसा बहुत होता है। बाहर से देखने में लगता है कि शायद मार्केट खराब थी या इकोनॉमी डाउन हो गई या फिर लोगों को लगता है कि उनका लक अचानक से पलट गया। पर आज की इस गहरी चर्चा में हम जिन सोर्सेस को डीकोड कर रहे हैं उनमें शामिल है रायन हॉलिडे की बहुत ही फेमस किताब ईगो इज द एनिमी और आरके सक्सेस माइंडसेट का पूरा फ्रेमवर्क। दोनों ही बहुत पावरफुल सोर्सेज हैं। बिल्कुल। और इन सोर्सेज के हिसाब से सच्चाई थोड़ी कड़वी है। सबसे बड़ा विलेन बाहर कहीं नहीं है, वो विलेन इंसान के अपने दिमाग के अंदर बैठा है, उसका अपना ईगो यानी उसका अहंकार। एग्जैक्टली। हाँ, हमेशा सोचते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कॉम्पिटिटर है या फिर हमारे हालात हैं, लेकिन असल दुश्मन वो अहंकार है जो दिमाग में दिन रात कहता रहता है कि मैं सबसे स्पेशल हूँ या फिर मुझे सब पहले से पता है। ये एकदम सटीक पॉइंट है। और ईगो का मतलब यहाँ पर सिर्फ घमंड या एरोगेंस दिखाना नहीं है। अच्छा, तो और क्या है? अगर हम इसको थोड़ा डीपली देखें तो ईगो का बेसिकली मतलब है अपनी बनी बनाई आइडेंटिटी या अपनी पहचान के साथ हद से ज्यादा अटैच हो जाना। देखिए, हमारा दिमाग नेचुरली इस तरह से डिजाइन हुआ है कि वो हमें हर खतरे से बचाना चाहता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है। राइट। फिर चाहे वो कोई फिजिकल खतरा हो जैसे कोई चोट लगना या फिर साइकोलॉजिकल खतरा जहां इंसान की सेल्फ इमेज पर आँच आ रही हो। पर असली प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा अपना दिमाग रियलिटी और एक झूठे इल्यूजन में फर्क करना बंद कर देता है। चलिए अब इसको खोलकर समझते हैं। दिमाग आखिर ये झूठा इल्यूजन बनाता कैसे है? क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी जानबूझकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगा ना। अब हाँ, वो तो है। यहाँ पर एक्चुअली कुछ बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स बैकग्राउंड में काम करते हैं। जैसे सेल्फ सर्विंग बायस हो गया या फिर इल्यूजन ऑफ सुपीरियोरिटी और कंफर्मेशन बायस। इसे एक बहुत ही सिंपल डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। हाँ, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। सोचिए कि कोई ट्रैफिक में गाड़ी चला रहा है और अचानक किसी दूसरी गाड़ी ने तेजी से कट मारा, तो तुरंत दिमाग में क्या आएगा? यही कि कैसा बेवकूफ ड्राइवर है, इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, कितना केयरलेस है। नेचुरली आदमी चिढ़ ही जाता है। बिल्कुल। पर अब इसका थोड़ा उल्टा सोचिए, जब वही इंसान खुद जल्दी में होता है और किसी और गाड़ी को अचानक कट मारता है तो उसका दिमाग उसको क्या कहता है? और वो तुरंत अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है। एग्जैक्टली। दिमाग तुरंत एक एक्सक्यूज दे देता है कि मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी या कोई इमरजेंसी थी या फिर आगे वाली गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी तो कट मारना पड़ा। सिचुएशन ही ऐसी थी, वैसे तो मैं बहुत सेफ ड्राइवर हूँ। हाँ, ये तो हम सब करते हैं। इसे ही साइकोलॉजी में सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। जब कोई गलती होती है या हम फेल होते हैं तो दिमाग तुरंत हालात को या दूसरे लोगों को दोष देता है, लेकिन जब सक्सेस मिलती है तो दिमाग कहता है कि मैं ही जीनियस हूँ। सही कहा। वो कहता है कि ये तो मेरी खुद की मेहनत और मेरे शार्प दिमाग की वजह से हुआ है। ईगो किसी भी तरह के फीडबैक को या आलोचना को सीधे तौर पर एक पर्सनल इंसल्ट की तरह देखने लगता है। ये पॉइंट सच में एक बड़ा रेवलेशन है कि हमारा अपना दिमाग लगातार धोखा दे रहा है, एक ऐसी झूठी तस्वीर दिखा रहा है जहां इंसान को लगता है कि वो हमेशा सही होता है। और ये सबसे बड़ा खतरा है। तो इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। किसी भी करियर या नए जर्नी के सबसे पहले स्टेज की बात करते हैं, जिसे हमारे सोर्सेज में अस्पायर या शुरुआत का फेज कहा गया है। शुरुआती दौर। मुझे एक बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि नए काम की शुरुआत करना ही सबसे डेंजरस स्टेज होती है। डेंजर इसलिए क्योंकि पर एक सेकंड, जब कोई नया काम शुरू करता है तो आगे बढ़ने के लिए उसे कॉन्फिडेंस की जरूरत तो होती है ना। फिर वहां पर ईगो अचानक से प्रॉब्लम कैसे बन जाता है? यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच ना एक बहुत ही पतली लाइन होती है जिसे अक्सर लोग क्रॉस कर जाते हैं। वो लाइन क्या है? शुरुआत में नेचुरली किसी के पास भी स्किल कम होती है, तजुर्बा नहीं होता, पर उस वक्त एनर्जी और जोश बहुत ज्यादा हाई होता है। हाँ। अब यहाँ कॉन्फिडेंस ये कहता है कि मैं लगातार मेहनत करके ये नई चीज सीख सकता हूँ। ये तो अच्छी बात है। लेकिन ईगो क्या करता है? ईगो दिमाग में चुपके से आवाज लगाता है कि मैं बाकियों से अलग हूं, मैं तो नेचुरली टैलेंटेड हूं और मुझे इस बोरिंग बेसिक प्रोसेस की या लंबी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। राइट। जैसे आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि वो बस ओवरनाइट सक्सेस बन जाएंगे बिना किसी बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किए। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा बहुत बुरा होता है।
क्योंकि सच्चाई ये है कि असली मास्टरी, चाहे वो बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या कोई आर्ट फॉर्म हो, वो कभी भी ग्लैमरस या चमक-दमक वाली नहीं होती। तो असली मास्टरी कैसी होती है? वो हमेशा बोरिंग और लगातार रेपिटेशन से आती है। एक ही छोटी सी चीज को हजारों बार बिना थके, बिना किसी ताली या तारीफ के बिल्कुल शांति से करते रहना। लगातार एक ही चीज घिसना। सही बात। और जो लोग शुरुआत में ही खुद को बहुत स्पेशल समझ लेते हैं ना, वो इस बोरिंग प्रोसेस से कभी गुजर ही नहीं पाते। उनका ईगो उन्हें वो आम लोगों वाले बेसिक काम करने ही नहीं देता। ये बहुत डीप बात बोली आपने। तो इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? यहाँ हमें इन सोर्सेस का पहला प्रैक्टिकल लेसन मिलता है, जिसे आरके रूल का पहला हिस्सा भी कहा गया है। इंसान को हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। शांति से काम करना और लगातार लर्निंग मोड में रहना जरूरी है। लेकिन आज के जमाने में तो सब अनाउंस करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वही तो, ईगो आपको उकसाएगा कि बाहर जाओ और अनाउंस करो, पर सीख ये है कि अपने पोटेंशियल का दिखावा करने के बजाय उसे चुपचाप बिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए। यानी शुरुआत में हल्ला मचाने के बजाय अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन अब दूसरे सिनेरियो पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने मेहनत की, शुरुआत अच्छी कर ली और वो बंदा सक्सेसफुल हो गया। यहाँ आता है सफर का दूसरा और शायद सबसे बड़ा ट्रैप, सक्सेस के बाद आने वाला ईगो। ये सबसे खतरनाक स्टेज होती है। वही ना, थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिल जाए या इनकम बढ़ जाए, नाम हो जाए, तो अचानक इंसान को लगने लगता है कि वो अलग लेवल पर है, वो किसी की सुनता ही नहीं है। ये सक्सेस वाला ईगो इतना अंधा क्यों कर देता है? अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो हिस्ट्री भरी पड़ी है इस बात के सबूतों से। बड़े बड़े लीडर्स गिर गए, एथलीट्स कोलैप्स हो गए और सालों पुराने बिजनेसेस तबाह हो गए, सिर्फ इस सक्सेस वाले ईगो की वजह से। जैसे कि कोई एग्जाम्पल है हमारे सोर्सेज में? हाँ, सोर्सेज हार्वर्ड यूज का एग्जाम्पल देते हैं। एक टाइम पर वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और इनोवेटिव बिजनेसमैन में गिने जाते थे। एविएशन से लेकर हॉलीवुड तक उनका ही नाम था। फिर क्या हुआ? सक्सेस आती गई और उसके साथ उनका ईगो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने दूसरों की बातें सुनना पूरी तरह बंद कर दिया। एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना छोड़ दिया। उन्हें लगा वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। और नतीजा? वो रिस्क को देखना ही बंद कर चुके थे। रिस्क ब्लाइंड हो गए और आखिर में उनका पूरा एम्पायर और उनकी मेंटल हेल्थ दोनों कोलैप्स हो गए। या आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वीवर्क जैसी कंपनी का हाल देख लीजिए। वहां भी यही हुआ था ना, फाउंडर को लगा कि वो इनविंसिबल है। बिल्कुल। और इस बिहेवियर के पीछे ना एक बहुत ठोस साइंस काम करती है। वेट, साइंस? इसका बायोलॉजी या ब्रेन केमिकल से भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? 100% कनेक्शन है। देखिए, जब किसी को सक्सेस मिलती है तो दिमाग एक पावरफुल केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामीन कहते हैं। हाँ, डोपामीन के बारे में सुना है, जो खुशी देता है। सही सुना है। ये डोपामीन खुशी और एक बड़ा रिवॉर्ड फील करवाता है, पर इसकी एक डार्क साइड भी है। जब सक्सेस लगातार मिलती है तो दिमाग में डोपामीन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। वो तो केमिस्ट्री चेंज हो रही है दिमाग की। एग्जैक्टली। वो दिमाग को आगे आने वाले रियल रिस्क के प्रति अंधा कर देता है। इसको साइकोलॉजी में रिस्क ब्लाइंड होना कहते हैं। जैसे अगर मार्केट में लगातार प्रॉफिट हो तो लोग अगला रिस्क बिना सोचे बहुत बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि लगता है अब तो मैं जो करूंगा वही मास्टर स्ट्रोक होगा। वाओ! तो बेसिकली सक्सेस हमारे ब्रेन की वायरिंग को टेम्पररीली चेंज कर रही है ताकि हम गलतियां देखना बंद कर दें। ये तो बहुत डरावना है। इसीलिए सक्सेस का स्टेज सबसे वल्नरेबल होता है। और यहां पर दूसरा आर के रूल आता है, जमीन से जुड़े रहना और हमेशा भूखा रहना, यानी स्टे ग्राउंडेड और स्टे हंग्री। सक्सेस मिलने के बाद भी भूखा रहना। हाँ, क्योंकि सक्सेस को कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहिए। उसे सफर के बीच आने वाला सिर्फ एक चेक पॉइंट समझना चाहिए, आखिरी मंजिल नहीं। जमीन पर रहना वाकई जरूरी है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जीत ही अक्सर इंसान की हार की वजह बन जाती है। लेकिन चलिए अब इस सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कौन सा पहलू? जब सब कुछ टूट जाता है, यानी जब इंसान बुरी तरह फेल होता है। हमारे डीप डाइव का अगला बिंदु यही है, नाकामी की सच्चाई। फेज 3, फेलियर। जब प्लान्स फेल हो जाते हैं तब ईगो क्या करता है? लॉजिकली सोचें तो हारने के बाद तो इंसान का ईगो टूट जाना चाहिए ना। यही तो ईगो का सबसे बड़ा इल्यूजन है। जब सब कुछ टूट जाता है तो ईगो वहां आगे आकर अपनी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेता। तो क्या करता है? ईगो तुरंत विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। वो लोगों को ब्लेम करता है कि उन्होंने वक्त पर सपोर्ट नहीं किया, या सिस्टम को गाली देता है, या फिर
लक को दोष देता है कि किस्मत ही खराब थी। यानी खुद की गलती मानने के बजाय पूरी दुनिया को गलत ठहरा देना। बिल्कुल, ताकि दिमाग में उसकी वो खुद की स्पेशल इमेज बची रहे। पर देखिए, फेल होने पर नेचुरली बुरा लगता है इंसान को। इसे पर्सनल ना लेना बोलने में आसान है, पर करना मुश्किल है। मुश्किल जरूर है, पर ट्रू ग्रोथ माइंडसेट फेलियर को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानता। वो उसे बिल्कुल डेटा की तरह देखता है। सिर्फ एक डेटा पॉइंट? हाँ, वो पूछता है कि क्या बेहतर किया जा सकता था। और यहाँ हम स्टोइक फिलॉसफी को भी जोड़ सकते हैं, जैसे मार्कस ऑरेलियस के विचार। उन्होंने क्या कहा था इस बारे में? उन्होंने बहुत सटीक बात कही थी कि इस पूरी दुनिया में इंसान के कंट्रोल में सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं: उसका अपना रिएक्शन, उसका अपना एफर्ट और उसका अपना कैरेक्टर। बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब कुछ एक्सटर्नल है, बाहरी है। जब कोई फेल होता है तो उसे यही सोचना चाहिए कि रिजल्ट्स उसके हाथ में नहीं थे, पर उसने रिएक्ट कैसे किया ये उसके हाथ में है। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने ईगो के अलग अलग फेजेस देखे, पर इस ईगो को पावर कहाँ से मिलती है? इसे फ्यूल क्या करता है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। सोर्सेज में इसके 3 बड़े कारण बताए गए हैं। पहला, आइडेंटिटी अटैचमेंट, यानी अपनी ही इमेज से बुरी तरह जुड़ जाना। दूसरा, एक्सटर्नल वैलिडेशन, मतलब बाहरी तारीफ और लाइक्स की भूख। और तीसरा है फियर ऑफ बीइंग ऑर्डिनरी, एक एवरेज या आम इंसान बनके रह जाने का डर, जिसके कारण इंसान हर वक्त स्पेशल बनने का नाटक करना चाहता है। और इसी चीज में एक बहुत बड़ी आयरनी छिपी हुई है। आयरनी कैसी? जो लोग लगातार शोर मचाते हैं, वैलिडेशन ढूंढते हैं, वो आगे चलकर ऑर्डिनरी ही रह जाते हैं। लेकिन जो शांति से अपना काम करते हैं, वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। और इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छा शैडो मेटाफर यूज किया गया है। परछाई वाला मेटाफर? हाँ, ईगो असल में एक परछाई की तरह है। एक इंसान की सक्सेस की रोशनी जितनी ज्यादा चमकेगी, उसकी ईगो की परछाई उतनी ही बड़ी होती जाएगी। ओह, तो जितनी बड़ी सक्सेस उतना बड़ा ईगो, नेचुरल है। बिल्कुल। इसलिए इस परछाई से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको पहचान लेना ही काफी है कि ये मेरी परछाई है, मैं नहीं। तो इस सब का फिर मतलब क्या निकलता है? एक प्रैक्टिकल सिस्टम चाहिए ना इसे डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल। और सोर्सेज ने एक 4 कदम का आरके एंटी ईगो फॉर्मूला दिया है इसको फिक्स करने के लिए। चलिए सुनते हैं। पहला कदम क्या है? पहला है डेली रियलिटी चेक। रोज खुद से शांति से पूछना कि आज कहाँ गलती हो सकती है। क्या मैं कोई फीडबैक अपने घमंड में इग्नोर तो नहीं कर रहा? सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट थोड़ा अलग है। अनोनिमस हार्ड वर्क, यानी ऐसे काम करना जहां कोई तालियां बजाने वाला ना हो। बिना किसी क्रेडिट के काम करना। हाँ, क्योंकि अकेले में और अंधेरे में ही असली कैरेक्टर बनता है। ये ईगो को टूटने पर मजबूर कर देगा। और तीसरा है सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम रिजल्ट्स। आपका रिजल्ट चाहे जीत हो या हार, वो आपकी पर्सनल वैल्यू डिफाइन नहीं करता। दोनों स्थितियों में काम और शांत रहना सीखना पड़ेगा। जीत गए तो उड़ना नहीं, हारे तो टूटना नहीं। एग्जैक्टली। और चौथा और आखिरी पॉइंट है मेंटरशिप मोड। हमेशा किसी ना किसी से छोटा बनकर सीखने की आदत। अगर हम उस कमरे में सबसे स्मार्ट हैं, तो हम गलत कमरे में हैं। वही बात है, ऐसे लोगों के साथ रहिए जहां आपको लगे कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आज की पूरी चर्चा को अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं, टैलेंट इंसान को सिर्फ एक शुरुआती पुश देता है, हार्डवर्क उसको रास्ते पर आगे बढ़ाता है, लेकिन ईगो वो स्पीड ब्रेकर है जो पूरी गाड़ी वहीं रोक देता है। दुनिया के महान लोग टैलेंट से ज्यादा अपने हम्बल डिसिप्लिन, अपनी विनम्रता की वजह से महान बनते हैं। अगर इस ईगो को नहीं रोका गया तो एक दिन ये आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगेगा। असली ग्रोथ उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन ईगो को साइड में रख दिया जाएगा। इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है। क्या सवाल? जैसा कि हमने देखा कि ईगो वैलिडेशन का भूखा है और एक ऐसी परछाई है जो सक्सेस की रोशनी और दिखावे से बढ़ती है, और असली कैरेक्टर वहां बनता है जहां तालियां नहीं होती। तो आज के इस सोशल मीडिया और दिखावे के जमाने में क्या खुद को पूरी तरह से अदृश्य या इनविजिबल कर लेना ही इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकती है? इनविजिबल होना सुपर पावर? हाँ। क्या दुनिया की इन आम तारीफों से संन्यास ले लेना ही ईगो को भूखा मारने और सदियों तक याद रखे जाने वाली महानता पाने का एक लौता रास्ता है? ये एक ऐसी पावरफुल थॉट है जो सच में सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। इनविजिबिलिटी एज ए सुपर पावर, इस सवाल को हम अपने सुनने वालों के दिमाग में छोड़ते हैं ताकि वो इस पर गहरा विचार करें। आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। शांति से काम करते रहिए और ईगो को साइड रखिए।